नमस्कार जी मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है हमारे इस नए बैच में और एक नए सेशन और एक नए जोश के साथ स्वागत है आपका फिर से। चलिए, जो आज आपकी पहली क्लास शुरू होने जा रही है, जो आपकी पहली क्लास है साइंस। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दूँ। ये जो आपका बैच है, नया सेशन है, यह प्री फाउंडेशन बैच है, वो भी क्लास 9 का फुल्ली कंप्लीटली फुल एनसीईआरटी प्लस नीट प्लस साइंस ओलंपियाड प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल के भी पढ़ाया जाएगा। फुल्ली कॉन्सेप्ट है ये, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर ले। बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं आपको। सिलेबस की बात करें, 9th क्लास क्या सिलेबस है। जो पहला चैप्टर आपका सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेकेंड क्या है टिश्यू, और थर्ड क्या है ह्यूमन डिजीज, एंड फोर्थ क्या है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। लेकिन जो पहला चैप्टर है, जो सेकेंड चैप्टर है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला चैप्टर और जो सेकेंड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का, और इसका अगर वेटेज देखा जाए तो कम से कम 27 to 30 मार्क्स आता है पेपर में। ठीक है, इसको आप हल्के में ना लीजिए, यानी कि 80 में से 27 या 30 मार्क्स ये बायोलॉजी से आता है। ठीक है, तो चलिए हम आज अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए साइंस, ये साइंस शब्द ये आया कहाँ से है, इसका क्या मीनिंग है। ये साइंस शब्द है, ये लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है जिसका है साइंटिया। ठीक है, साइंटिया जिसका मीनिंग है नॉलेज, जिसका मीनिंग है नॉलेज। ठीक है, आए समझ में। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ साइंस। देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ साइंस। पहला क्या है द नेचुरल साइंस एंड द फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस में क्या आ जाएगा बायोलॉजी, यानी कि जिस्म का अध्ययन करना, यानी कि लिविंग और ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई करनी। लेकिन फिजिकल साइंस में क्या है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री। अगर आपसे पूछा जाए पंखा कैसे चलता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्यूबलाइट कैसे चलती है, अगर आपसे पूछा जाए कि एरोप्लेन कैसे चलता है, ये सब आप किस में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे। लेकिन केमिस्ट्री में अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि पानी कैसे बनता है, वाटर यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये सब केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। लेकिन हमारा ब्रांचेस ऑफ साइंस, the natural science, the physical science। the physical, इस नेचुरल साइंस में क्या आ जाएगा आपका बायोलॉजी आ जाएगा, बायोलॉजी। और फिजिकल साइंस में क्या आ जाएगा आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। ये आपके हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस। ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, आए समझ में। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी, ये सब जो बायोलॉजी है ये बना हुआ है 2 वर्ड्स से, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, यानी कि बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी, जिसका तो मीनिंग जो है बायोस, बायोस मीन्स लाइफ, और लॉजी चाहे ये तो इंग्लिश का रूट वर्ड है लॉजी एज अ सफिक्स। कहीं भी अगर आपको सफिक्स में लॉजी दिख जाए, इसका सेंस है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना, यानी टू स्टडी, टू स्टडी, यानी कि इसका मीनिंग निकलता है बायोलॉजिक मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि शरीर का अध्ययन करना, यानी कि जिस्म का अध्ययन करना, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो। अब मैं बात करूंगा ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपका ब्रांचेस ऑफ
साइंस, सॉरी बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस है, पहला क्या है बॉटनी एंड सेकेंड क्या है जूलॉजी। फर्स्ट क्या है बॉटनी, इसका मतलब चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सेकेंड क्या है जूलॉजी। इसका मीनिंग आपको तो मालूम चल गया होगा। लॉजी यानी कि स्टडी, जू यानी कि एनिमल्स यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, राइट। लेकिन ये बॉटनी क्या है, देखो एनिमल्स आ गया, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स में आ रहा है, लेकिन बचा क्या प्लांट्स, यानी जो बॉटनी जो है स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में, यानी कि प्लांट्स के अध्ययन करना, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है आज समझ में, ठीक है आगे चले नेक्स्ट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जान लेते हैं क्या है, जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किससे कहा गया है, ठीक है, जैसे कि फादर ऑफ बॉटनी किससे कहा गया है, जैसे फादर ऑफ जूलॉजी किससे कहा गया है, ठीक है, किसी को मालूम है, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। चल जैसे फादर बायोलॉजी कहा गया अरस्तु, अरस्तु, ठीक है ऐसा। और फादर बॉटनी किसे कहा गया थियोफ्रैक्टस, और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा अगेन जो फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु ही है, ऐसा समझ में। चलिए फादर बॉटनी थियोफ्रैक्टस और फादर जूलॉजी अगेन अरस्तु। लेकिन ध्यान से ये इंपॉर्टेंट है, ये जो शब्द बायोलॉजी है किसने दिया है, द टर्म बायोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय, किसने दिया है 2 साइंटिस्ट ने दिया है, लैमार्क एंड ट्रेविनेरस ने दिया है। सब सुनिए लैमार्क एंड ट्रेविनेरस ने दिया, आए समझे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपने 9th क्लास में पहला चैप्टर के बारे में आते हैं, जिसका नाम पढ़ेंगे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी 9th की क्लास बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझे साइटोलॉजी की मीनिंग क्या है, साइटोलॉजी की मीनिंग क्या है। जो साइटोलॉजी से शब्द है द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स साइटो प्लस लॉजी। लॉजी तो आपको समझ में आ गया है यानी कि स्टडी, लेकिन ये साइटो क्या है, चलिए यानी कि साइटो प्लस लॉजी यानी कि साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स सेल और लॉजी मीन अगेन स्टडी। इसका मीनिंग यह निकलता है द स्टडी ऑफ सेल यानी कि कोशिका विज्ञान, यानी कोशिका का अध्ययन करना, ठीक है राइट। चलिए अब समझते हैं। अब आपको सेल समझ में आ गया होगा कि सेल है क्या, व्हाट इज सेल। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आखिर सेल को क्यों कहा गया बेसिक स्ट्रक्चरल, व्हाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाई, क्यों। देखिए आपको मालूम है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल से बने हुए हैं, यानी कि एनी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इसको एग्जांपल समझिए। जैसे एक वॉल है, एक वॉल बने किससे बना हुआ है, ब्रिक्स से बना हुआ है ना, यानी कि इसका यूनिट क्या होगा ब्रिक्स, सिंगल ब्रिक्स। और कई सारे ब्रिक बन के एक वॉल बन गया है ना, तो वो क्या हो गया ब्रिक इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑफ वॉल। ठीक वैसे ही सेल भी क्या है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे शरीर का निर्माण करता है, ठीक है ऐसा होते। जैसे कि ये देखिए सेल, सेल से क्या बनेगा टिश्यू, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स,
ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स। और टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गेन, यानी कि ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू। अब ऑर्गेन से क्या बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये कई सारे ऑर्गेन मिलकर एक सिस्टम बनाए हैं। और कई सारे ऑर्गेन सिस्टम बन के, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम बन के क्या बनेंगे, एक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बॉडी, ठीक, एक ऑर्गन यानी कि बॉडी। इसलिए सेल को कहा गया सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। लेकिन क्यों सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया, ठीक है। देखो जितने भी, जैसे मान लीजिए आप रेस्पिरेशन कैसे ले रहे हैं, आपके डाइजेस्ट फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, आपका वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकल रहा है, और ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन ये सब कहाँ पे होगा, इस सेल के अंदर ही होगा। जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, यानी शरीर के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन है, वो सब की सब सेल के अंदर ही होगा, ऐसा नहीं। इसलिए सेल को कहा गया है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। रेस्पिरेशन कहाँ होगा, सेल के अंदर ही होगा, ठीक है। और पंपिंग टू द हार्ट सेल के अंदर ही होगा, सारी चीज। दीज आर द बेसिक फंक्शन है, बेसिक्स फंक्शन के बारे में डिस्कस करूँ, ठीक है। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है, और pumping to the blood, exchange of gases, removal of waste products, प्रोडक्ट्स, और भी सारे बेसिक फंक्शन हैं, लेकिन कुछ आपको मैंने हाईलाइट करा दिया कि क्या क्या बेसिक फंक्शन है। ये सब के सब कहाँ होगा, ये सब सेल के अंदर ही होगा, कई सारे एक्टिविटीज है, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक आते हैं सेल, टाइप्स ऑफ व्हाट इज यूनिसेलुलर और व्हाट इज मल्टी सेलुलर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सेल हो, ओनली वन सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूनिसेलुलर। और व्हाट इज मल्टी सेलुलर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स मैनी सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है, उसको हम कहेंगे यूनिसेलुलर। और वो ऑर्गेनिजम्स है कौन, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, दीज आर द यूनिसेलुलर सेल। और जैसे कि ह्यूमन, प्लांट, डॉग, डोंकी, दीज आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसकी बात करें लाइफ स्पैन, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट रहता है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पैन लॉन्ग रहता है, जाहिर बात है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेल, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेल, ठीक है। सेकेंड, और इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है, शॉर्ट, और इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है, लॉन्ग लाइफ स्पैन, लॉन्ग, ठीक है। फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिजम्स,
found in higher organisms. जैसे एग्जाम्पल्स अमीबा, बैक्टीरिया, एटीसी। जैसे एग्जाम्पल्स ह्यूमन, डोंकी, डॉग, प्लांट्स, एटीसी। आए समझ में? ठीक है। गर्मी आज बहुत है, मानना पड़ेगा, रिकॉर्ड टूट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक, इसलिए रॉबर्ट हुक को कहा जाता है फादर ऑफ सेल। ठीक है, 1665 में पहली बार रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। वो भी क्या था? डेड सेल। ठीक है, पहली बार रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, वो भी क्या था? डेड सेल था। ठीक है, जब इन्होंने क्या किया था, एक वुड लिया था, कॉर्क लिया था, यानी कि छाल कहते हैं, जो स्टेम का जो आउटर सरफेस है, ठीक है, जो स्टेम का आउटर सरफेस है उसको कहते हैं कॉर्क या छाल। वो कैसा रहता है? डेड सेल। ठीक है, जिसे आप ट्यूशन में आप पढ़ेंगे कोलेनकाइमा। ठीक है, ऐसा नहीं। तो इन्होंने जब इसको माइक्रोस्कोपी में देखा है तो ये हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर look like a honeycomb। ये honeycomb जैसे स्ट्रक्चर बन रहा था। ठीक है, और इन्होंने लाइक दिस, ठीक है, छोटे छोटे जो है लिटिल रूम्स है, ठीक है, लिटिल रूम्स। और इसी लिटिल रूम्स को कहा गया है सेल। और ये सेल वर्ड जो आया कहां से? लैटिन वर्ड से आया है, सेलुलर। ठीक है, जिसकी मीनिंग रहता है लिटिल रूम। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि सेल के अंदर कुछ नहीं है। सेल इज द एम्प्टी बॉक्स या एम्प्टी स्पेस। अरे क्या बात कह रही है? सेल के अंदर ही सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं। और ये कैसे कह रहे कि सेल जो है एम्प्टी बॉक्स है? क्योंकि जो इन्होंने सेल लिया था वो डेड सेल था। जबकि डेड सेल है तो क्या उसमें एक्टिविटीज होगा? नहीं होगा, स्वाभाविक बात है। तो इन्होंने डेड सेल का लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहली बार लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहली बार जो लिविंग सेल था डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, कब? 1674 में पहली बार एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार जो है लिविंग सेल को डिस्कवर किया था 1674 में। वो भी ठीक है, और वो भी पॉन्ड में, वाटर में, इन पॉन्ड, पानी में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द सेल, आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपको ये सवाल होगा कि फर्स्ट लिविंग सेल हु डिस्कवर्ड, पहली बार लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, अब आपका आंसर क्या होगा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। आई समझे? लेकिन एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं मैं कि पहले जो है इन 1677 में, ठीक है, जनरल नॉलेज है, ह्यूमन स्पर्म किसने डिस्कवर किया था? अगेन ह्यूमन स्पर्म वाज
डिस्कवर्ड बाय अगेन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, आइए समझ में। डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं पहले। ठीक है, चलिए कुछ और साइंटिस्ट के नाम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान सुनिए, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के डिस्कवर किया था। ठीक है, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय कौन, नाम था ये, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। और इन 1839 में प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया, प्रोटोप्लाज्म। अभी आपको प्रोटोप्लाज्म समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको सेल और उसके सेल ऑर्गेनेल्स को अच्छे से समझा दूंगा आपको समझ में आ जाएगा प्रोटोप्लाज्म। अभी फिलहाल के लिए प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म was discovered by J. पुरकिंजे। ठीक है, आए सर में J. पुरकिंजे। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हु गिवन द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया था। सेल थ्योरी जो था, दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस सेल थ्योरी दिया था। उस साइंटिस्ट का नाम है स्लाइडेन एंड सचवान। स्लाइडेन, सॉरी एक मिनट, स्लाइडेन एंड सचवान ने दिया था। दो साइंटिस्ट मिलकर सेल थ्योरी दिया था। जो स्लाइडेन थे ही वाज अ बॉटनिस्ट, जो सचवान थे ही वाज अ जूलॉजिस्ट थे। यानी कि इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। इन 1838 में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था इन 1839 में, एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। इन्हीं कॉम्बिनेशन एक नया स्टेटमेंट बना सेल थ्योरी। ये कहा गया है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, यानी कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बने हुए हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या
वायरस, आप कहोगे क्यों वायरस। ये वायरस जो है एक्सेप्शन है सेल थ्योरी, एक्सेप्शन है सेल थ्योरी, एक्सेप्शन है ये वायरस। ठीक है, इसको जब मैं आपको ह्यूमन डिजीज पढ़ाऊंगा ना तब आपको अच्छे समझ में आएगा वायरस को क्यों सेल थ्योरी में नहीं रखा गया है। ठीक है, क्योंकि वायरस एक ऐसा चीज है कि जब अगर शरीर से बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अगर शरीर के अंदर रहेगा तो लिविंग थिंग हो जाता है। इसलिए वायरस को क्या है सेल थ्योरी में नहीं रखा गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है कि जितने भी ऑर्गेन्स है वो सेल से बने हैं, सिर्फ केवल एक्सेप्शन है वायरस, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी किससे कहा गया? ज़्यादा कुछ नहीं, इन्होंने जो दिया गया था मॉडिफिकेशन सेल थ्योरी इन 1855 में, साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ क्या था मॉडिफिकेशन सेल थ्योरी में? इन्होंने अपने भाषा में दिया था, ये फेमस स्टेटमेंट है, ये अपने भाषा में दिया था। इसका क्या मीनिंग है? ओमनेस सेलुला ले आ सेलुला, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये निकलता है कि जितने भी सेल्स नए आ रहे हैं वो पहले से ही वो सेल प्रेजेंट था। कहने का मतलब ये है कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नहीं समझ में? फिर समझाते हैं आपको, कोई बात नहीं, फिर समझाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये सेल है, मान लीजिए सेल है, इस सेल ने प्रोड्यूस किया अपने, एक ये सेल बना और एक ये सेल बना। अगेन इस सेल ने प्रोड्यूस किया, एक ये सेल बना और एक ये सेल बना। अगेन इस सेल ने प्रोड्यूस किया, एक ये सेल बना, ये सेल बना। ये सेल कहाँ से है? इसके पापा ये है। ठीक है, ये सेल कहाँ से है? इसके पापा ये है। तो ये सेल कहाँ से है? इसके पापा ये है। लेकिन ये सेल कहाँ से है? तो पहले से ही इसका जो है प्रेजेंट है। ये स्टेटमेंट है। ये कहने का मतलब ये है कि ऐसे कोई भी ऑर्गेन्स नहीं है कि सभी ऑर्गेन्स जो नए सेल आ रहे हैं वो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट करता है और all new cells arises from pre-existing cell। ठीक है, ये था मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, आया समझ में? अब इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, रुडोल्फ वर्चाउ फॉस्लेट दिए थे। ठीक है, गर्मी बहुत है यार, तो पसीना निकल रहा है, एसी भी फेल हो गया। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट ये कोई बात नहीं है कि सभी ऑर्गन जो है सेल से बने हैं, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सेल। इसीलिए सेल को कहा गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल के अंदर ही वेरियस एक्टिविटीज हो रहा है, क्योंकि सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल के अंदर ही सर्कुलेशन हो रहा है, सेल के अंदर ही ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन हो रहा है, और सेल के अंदर ही एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हो रहा है। ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन सब किसमें हो रहा है? सेल के अंदर। इसीलिए जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है वो सब की सब क्या है? सेल के अंदर ही हो रहा है। इसलिए सेल को कहा गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, व्हाई सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आंसर ये है, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सेल। ठीक है, और कुछ बेसिक फंक्शन भी एग्जांपल से आप समझा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जो रुडोल्फ वर्चाउ ने ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट लिखा अपने लैंग्वेज में, ओमिनस सेलुले आ सेलुला। इसका मीनिंग ये निकलता है ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये लास्ट पॉइंट है। जितने भी ऑर्गन्स है अपनी लाइफ स्टार्ट करती एक सिंगल सेल से। ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स है अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं एक सिंगल सेल से।
यानी कि ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। ये था रुडोल्फ वर्तोग का पोस्टुलेट। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स 1 मार्क्स से पूछता है स्टैटिक्स बायोलॉजी जो है। अगर आपसे कहे स्मॉलेस्ट सेल नाम सुना है आपने? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म या PPLO, इसका फुल फॉर्म मालूम है? चलिए देख लेते हैं। प्लूरो निमोनिया लाइक अ ऑर्गेनिजम्स, ये स्मॉलेस्ट सेल। अगर आपसे पूछे तो लार्जेस्ट सेल आपके 8th क्लास में पूछा गया था, ऑस्ट्रिक्स एग। ऑस्ट्रिक्स एग ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन, अप्रॉक्स 1 मीटर। इसकी लेंथ जो है 1 मीटर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या है? स्पर्म और या आरबीसी ब्लड। अगर ऑप्शन में ये है तो स्पर्म, इस पर टिक करिए। अगर ऑप्शन में ये है आरबीसी ब्लड, इस पर टिक करिए। लेकिन अगर ऑप्शन में स्पर्म भी है और आरबीसी भी है तो फिर आप इसको टिक करिए। ये ऐसा समझ में? ठीक है, चलिए अब समराइज कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल एक चार्ट में समझा दिया मैंने कि ईयर है, यहाँ पर डिस्कवर क्या क्या डिस्कवर किया है। ठीक है, और कौन कौन साइंटिस्ट ने इन्होंने बताया है। ठीक है, तो चलिए आपकी क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।